हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर बात करेंगे हम टेस्ट नंबर 19 की टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैंने चलाई है। इससे पहले 18 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की अधिक से अधिक संभावना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है सूर्य से संचालित ऊर्जा है, यानी जो सूर्य द्वारा संचालित है वह कौन सी ऊर्जा है? सूर्यतप, बिजली का धारा का अवरोधन, विकिरण, पृथक्कत्व। तो फ्रेंड्स, जो सूर्य के द्वारा आती है वो जो संचालित ऊर्जा होती है वो सूर्यताप होती है, यानी कि इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन जो कि सूर्य के द्वारा संचालित ऊर्जा होती है। पृथक्कत्व का मतलब होता है जो पृथ्वी के द्वारा संचालित ऊर्जा होती है। विकिरण यानी कि जब सूर्य से प्राप्त कर लेती है ऊर्जा पृथ्वी, तो रात में दीर्घ तरंगों के माध्यम से ये विकिरण कर देती है, तो इसको पृथ्वी के द्वारा कहेंगे। बिजली का धारा अवरोधन, ये फ्रेंड्स करंट से है, यानी कि अलग से है ये वाला ऑप्शन। तो सबसे जो महत्वपूर्ण आंसर होगा इसका सूर्य से संचालित ऊर्जा, यानी कि सूर्य ताप। ये जो है महासागर से रिलेट है, यानी जो बिजली की धारा होती है, चलती है टाइड वाली, उससे जो है टाइडल फोर्स वगैरह, ज्वार भाटा है, उससे संबंधित है। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। पूछा गया है अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत किसने दिया? यानी कि सबमरीन डेंसिटी करंट, सबमरीन डेंसिटी तरंग यानी वेव सिद्धांत किसने दिया? हॉल ने, डाना ने, सैलिश तथा फ्लोरल ने या शेपर्ड ने? तो फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत दिया था ये सैलिश तथा फ्लोरल ने दिया था। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। पूछा गया है संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो है, यानी जो ओवरऑल पृथ्वी है हमारी पूरी, इसका अगर औसत एल्बिडो निकाल लें, एल्बिडो मतलब जितनी सूर्य से आने वाला प्रकाश और उसी से वापसी जाने वाला जो प्रकाश होता है उसी को एल्बिडो कहा जाता है। तो 45%, 25%, 35%, 28%। फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 35% होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व की है? यानी कहने का अभिप्राय है यह वायुमंडल के ऊष्मन, यानी जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको ऊष्मन यानी गर्म करने में कम से कम महत्व किसका है? संचालन का है, संवहन का है, संघनन की गुप्त ऊष्मा का है या पार्थिव विकिरण का है? तो फ्रेंड्स, जो वायुमंडल के ऊष्मन में पार्थिव विकिरण का काफ़ी रोल रहता है, संवहन का भी काफ़ी रोल रहता है, कंडक्शन यानी संचालन का भी काफ़ी रोल रहता है। वहीं अगर संघनन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो ये बहुत कम रूप से वायुमंडल को गर्म या ऊष्मन प्रदान करती है। तो आंसर होगा सी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। कहा है निम्न में से कौन सी जलवायु निरंतर नहीं है? यानी कि कौन जलवायु को कंट्रोल नहीं करता है? अक्षांश, ऊंचाई, पवन। तो फ्रेंड्स, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, ये जलवायु क्लाइमेट को नियंत्रित करता है। ऊंचाई यानी कि ऊंचाई भी जो है जलवायु को नियंत्रित करती है। पवन, क्योंकि पवन यानी विंड, ये भी जलवायु को नियंत्रित करती है। लेकिन वर्षा जलवायु को नियंत्रक यानी कंट्रोल में नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा डी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है कौन हवाओं के घुमाव की अच्छी व्याख्या करता है? यानी कि हवा के घुमाव की, यानी कि हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसकी अच्छी व्याख्या कौन करता है? हेडली की व्याख्या, फेरल का नियम, बायज वैलेट वाला नियम या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो हवा के घुमाव की जो अच्छी व्याख्या करता है वो करता है फेरल का नियम।
वहीं बाइज वैलेट नियम ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई व्यक्ति पीठ करके खड़ा है तो उसके राइट साइड यानी कि दाएं हाथ पर हाई प्रेशर तथा बाएं हाथ पर यानी कि लेफ्ट साइड लो प्रेशर होता है। ये जो बात कही थी वो वाइज वैलिड नियम ने कही थी। अगर घुमाव की बात करें हवाओं के तो फेरल नियम। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। कहा है वाताग्र जनन के लिए आदर्श क्या है, यानी वाताग्र के जनन के लिए यानी वाताग्र बनने के लिए कौन सा आदर्श है, यानी अच्छी व्याख्या है। स्थानांतरण पवन संचरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पवन का संचरण वाताग्र बनने के लिए। घूर्णन पवन प्रवाह यानी कि जो हवाओं का घूमना मूव करना वो, या अपसरणीय पवन संचरण यानी कि एक हवा इधर को जाए एक हवा इधर को जाए अपसरणीय पवन संचरण, या विरूपणीय पवन संचरण। विरूपणीय का मतलब होता है फ्रेंड्स एक हवा ये गई और एक हवा ये आई तो ये जब आपस में टकराई यानी कि एक के ऊपर एक विरूपण यानी विरूपित हो गई। तो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वाताग्र जनन के लिए आदर्श है विरूपणीय पवन संचरण, यानी कि वाताग्र बनने के लिए दो असमान वायु, असमान का मतलब है फ्रेंड्स एक गर्म वायु और एक ठंडी वायु। जब असमान वायु यानी कि एक गर्म जल वायु और एक ठंडी वायु जब आपस में मिलती हैं या मिलने की कोशिश करती हैं तब जो स्थिति होती है उसको वाताग्र जनन कहा जाता है। वाताग्र जनन को फ्रंटो पूछा जाता है, वाताग्र जनन को क्या कहते हैं, यानी फ्रंटोजेनेसिस पूछा जा सकता है। वाताग्र जनन को क्या कहते हैं तो फ्रंटोजेनेसिस। और वाताग्र जब समाप्त हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वाताग्र जब समाप्त होता है तो उसको फ्रंटोलिसिस कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है वाताग्र के समाप्त होने प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वाताग्र के समाप्त होने की प्रक्रिया को फ्रंटोलिसिस। और वाताग्र के जनन यानी जब उसका जन्म होता है तो उसको फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। जब दो असमान वायु राशि आपस में मिलती हैं तो वाताग्र का जन्म होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। कहा है उपोष्ण पेटियां कहलाती हैं। उपोष्ण का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तो होता है उष्ण, यानी मान लीजिए पृथ्वी है तो ये इक्वेटर है और ये 30 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ये 30 यानी 23 डिग्री तक जो होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। वहीं उपोष्ण की बात करें तो जो होता है 30 से 35 यहाँ 30 और यहाँ 35, तो 30 से 35 का क्षेत्र होता है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। वहीं बात करें तो जो उपोष्ण क्षेत्र होता है वो 30 से 35 होता है जिसको अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा और 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा, वहीं 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। और फ्रेंड्स इनको सभी को सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा कि प्रचंड पचासा गरजता चालीसा चीखता साठा दो दक्षिणी गोलार्ध की पवन हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इनको फ्रेंड्स रॉक्सबी वेव कहा जाता है। पूछा जाएगा इनको दक्षिणी गोलार्ध में किस नाम से जानते हैं, तो इनको रॉक्सबी वेव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग में 5 जनवरी को पूछा गया था कि ये प्रचंड पचासा कहाँ की हैं, गरजता चालीसा कहाँ बोलते हैं और इनको सबको क्या कहते हैं, तो रॉक्सबी वेव कहते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब भी कर दें अगर नए देख रहे हैं तो इसको, क्योंकि मैं रोज़ एक ऐसी वीडियो डालने की कोशिश करता हूं और तो जिससे कि आने वाले जो
तो एग्ज़ाम में उससे काफ़ी हेल्प मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, यानी जो पवन की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी का आवर्तन से, आर्द्रता में अंतर से, तापमान में अंतर से, वायु दाब में अंतर से। तो फ्रेंड्स हमें सबको पता है कि पवनों की उत्पत्ति जब होती है, क्योंकि हमें सबको पता है कि तापमान अगर ज़्यादा होता है तो वायु दाब कम होता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई से लो प्रेशर की ओर। तो फ्रेंड्स जब पवनों की जो उत्पत्ति होती है वो वायु दाब में अंतर के कारण होती है। आंसर होगा फ्रेंड्स वायु दाब में अंतर। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। और ये फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडी पवन है, यानी कौन सी स्थानीय पवन फ्रेंड्स वो होती हैं जो किसी विशिष्ट स्थान पर चलती हैं। विशिष्ट मतलब कोई एक ऐसा स्थान, जैसे ब्लिजार्ड है, ये हरमट्टन है, सांता आना है। एक एक की बात करेंगे कहाँ पर है ये। जैसे फॉन है स्विट्ज़रलैंड में जो आल्प्स पर्वत वहाँ पर चलती है, जो कि एक गर्म हवा है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं सांता आना फ्रेंड्स ये चलती है कैलिफोर्निया में। वहीं अगर हरमट्टन की बात करें तो ये चलती है पश्चिमी अफ्रीका में, जिसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। पूछा जाएगा डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है, तो हरमट्टन को कहा जाता है। कहाँ चलती है, तो पश्चिम अफ्रीका में। वहीं सांता आना कहाँ चलती है, तो कैलिफोर्निया में। वहीं स्विट्ज़रलैंड जो फॉन जो चलती है स्विट्ज़रलैंड यानी आल्प्स पर्वत पे चलती है। ब्लिजार्ड फ्रेंड्स ये चलती है कनाडा में। अगर कनाडा ऑप्शन में ना हो फ्रेंड्स तो ये साइबेरिया क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। साइबेरिया क्षेत्र यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र होता है वहाँ भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।